अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जोश मलिहाबादी। क्या नाम है? जोश मलिहाबादी। और बहुत अजीम शायर हैं जिनको शायर इनकलाब के नाम से, शायर रोमान के लक़ब दिए गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इनके अलावा भी इनको काफ़ी अलक़ाबात दिए गए हैं और एक इंसान को इतने सारे अलक़ाब से नवाजना बहुत अहम बात होती है। जब इंसान को इतने ज़्यादा अलक़ाब दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा लक़ब दिए जाते हैं, मतलब उस इंसान में कुछ ऐसी काबिलियत है, कुछ ऐसी माहिर है किसी चीज़ में कि उसके इस लक़ब से नवाजा गया है। तो हम बारी बारी जानेंगे इनको ये सारे लक़ब किसने दिए हैं, क्यों दिए हैं, कब दिए हैं, और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बारी बारी सारी चीज़ें हम जानेंगे। बहुत ही अजीम शख्सियत हैं जोश मलिहाबादी। आइए बारी बारी सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ते हैं। इब्तदाई नाम शब्बीर अहमद ख़ान। इब्तदाई यानी शुरुआती नाम इनका क्या है? शब्बीर अहमद ख़ान। लेकिन शुरुआती और बाद से मतलब क्या है? तब्दीली नाम शब्बीर हसन ख़ां 1907 में, यानी इनके वालिद साहब ने, इनके घर वालों ने इनका नाम शब्बीर अहमद ख़ान रखा था, लेकिन आगे चलकर 1907 में इन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। नाम बदल के शब्बीर अहमद ख़ान की जगह शब्बीर हसन ख़ां इन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया था। बात करें अगर तखल्लुस की, तो इब्तदा में शब्बीर था, बाद में जोश इख्तियार कर लिया। सबसे पहले जब इन्होंने लिखना शुरू किया, अदब में जब इन्होंने पाँव रखा, तो सबसे पहले शब्बीर अपना तखल्लुस रखा था और आगे चलकर इन्होंने शब्बीर तखल्लुस को हटाकर अपना तखल्लुस जोश इख्तियार कर लिया। और जोश जो तखल्लुस इन्होंने इख्तियार किया है, इनकी फितरत के मुताबिक बिल्कुल ऐन मुताबिक है, बिल्कुल सही है, इन पर बिल्कुल सही सेट बैठता है, क्योंकि इनको शायर इनकलाब कहना, इनकी गज़लों में, इनकी नज़मों में, इनके कलाम में वो जोश नज़र आता है, इसीलिए उन्होंने अपना तखल्लुस भी क्या रख लिया? जोश रख लिया। पैदाइश की बात करें तो 1898 मलिहाबाद यूपी में इनकी विलादत हुई थी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है यहाँ लिखा है 1898, कहीं आपको मिलेगा 1896 और RBSC की किसी बुक में आपको मिलेगा 1894। अब सर करेक्ट कौन सा है, ये बात आप मुझसे बार बार जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, NCERT की सबसे ऑथेंटिक बुक है उर्दू अदब की तारीख़। सबसे ऑथेंटिक बुक है NCERT की, वहीं से ज़्यादातर डाटा आपका कलेक्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो। लेकिन अजीब बात यह है कि NCERT की बुक खुद इतनी ज़्यादा परेशान उस चीज़ को लेकर कि उन्होंने भी जब जोश मलिहाबादी का चैप्टर, जब टॉपिक उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने खुद ने क्या लिखा है? 1896/1898, यानी वो खुद भी कन्फ्यूज़ है कि 1896 में होते या 98 में होते, यानी कई जगह इख्तलाफ है इस चीज़ में। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है तो हमें ऐसी चीज़ों के पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि इख्तलाफ वाले सवाल जहाँ NCERT खुद कन्फ्यूज़ हो, ऐसे सवाल आपसे कभी पूछे नहीं जाते हैं, नहीं तो आपको बोनस नंबर देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हर बंदा अलग अलग दलीलें लाकर देने लग जाएगा। लेकिन फिर भी मुत्तफ़िका राय यही है कि हम 1898 को ही 1898 को ही क्या मानेंगे? ऑथेंटिक मानेंगे, यही आपके लिए सही है। बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसको सोच समझ के लिखने के बाद 1898 ही इसका क्या निकला है? बेस्ट निकला है। बात करते हैं इनके वालिद के बारे में। इनके वालिद का नाम है बशीर अहमद ख़ान, और इजीली आपको याद हो जाएगा। बेटे का नाम है शब्बीर अहमद ख़ान, बाप का नाम है बशीर अहमद ख़ान। दादा का नाम है मोहम्मद अहमद ख़ान। लेकिन दादा के बारे में सुनिए, मोहम्मद अहमद ख़ान एक शायर थे और एक रईस इंसान थे। इनके जो दादा थे बहुत ज़्यादा अमीर इंसान थे और वो खुद भी एक शायर थे। परदादा की बात करें तो फ़कीर अहमद गोया, ये भी अपने दौर के अहम शायर थे और इन्होंने भी, और ये इमाम बख्श नासिक से क्या थे? शागिर्द थे। इमाम बख्श नासिक के क्या थे? शागिर्द थे। इनके परदादा नाम था फ़कीर अहमद गोया। ये भी अपने दौर के अहम शायर थे और नासिक के शागिर्द थे। जोश एक ख़ानदानी शायर थे, इनको शायरी विरासत में मिली थी। यानी बात समझ गया ना? जब बाप दादा परदादा तक जब सिलसिला शायरियों का चल रहा है, इसका मतलब इनको शायरी क्या मिली है? विरासत में मिली है। कैसे विरासत में मिली है? जैसे कि मीर अनीस को मरसिया निगारी क्या मिली थी? विरासत में मिली थी। उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा, उनकी 5 पुश्त, उनकी 5 पीढ़ियाँ यही काम कर रही थी। शब्बीर की मदाही, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के वाक़यात को, करबला के वाक़यात को
मरसिया निगारी में पेश करने का काम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। ऐसा ही कुछ मामला कहाँ था, जोश के ख़ानदान का था। जोश मलियाबादी की पहचान अदब में एक नज़्म गो शायर की हैसियत से होती है। इसके अलावा जोश एक अच्छे नस्र निगार भी थे। यानी जोश को अगर अदब में कभी नाम लिया जाता है तो एक नज़्म निगार की हैसियत से ही इनका नाम लिया जाता है। लेकिन साथ ही जोश एक अच्छे नस्र निगार भी थे, नस्र में भी बहुत अच्छी पकड़ थी। जोश एक इनकलाबी शायर हैं। जोश को फितरी शायर भी कहा जाता है। इनकलाबी यानी मुल्क की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा होना, वो इनकलाबी शायर कहलाते हैं। तो जोश को इनकलाबी शायर भी कहा जाता है, लेकिन जोश को फितरी शायर भी कहा जाता है। फितरी कहते हैं नेचुरल चीज़ों से। जोश को प्रकृति से भी बहुत ज़्यादा लगाव था और उनकी शायरी में जा बजा ऐसी चीज़ें नज़र आती है, प्रकृति से मोहब्बत उनकी चीज़ों में नज़र आती है, तो इसलिए जोश को फितरी शायर भी कहा जाता है। 2 लक़ब आप यहाँ पर देख चुके हैं। जोश को फितरत से बेहद लगाव था, इसी वजह से उनको फितरी शायर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जोश के अलक़ाबात के बारे में। अलक़ाबात जमा है लक़ब की। जोश को 5 अलग अलग लक़ब दिए गए हैं। क्यों और कैसे दिए हैं देखिए। जोश का पहला लक़ब है शायर इनकलाब। ये लक़ब सबसे पहले मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलियाबादी ने दिया था। क्या दिया था? शायर इनकलाब। इसके बाद शायर आज़म, शायर शबाब, शायर फितरत और शायर रोमान। अब यहाँ कंफ्यूज ना हो, अगर शायर रोमान की बात की जाए तो आपको जोश मलियाबादी लिखना है, और रोमानी शायर की बात की जाए तो आपको क्या लिखना है? शेरानी लिखना है। क्या लिखना है? शेरानी साहब लिखना है। रिसाला ज़माना मुंशी दया नारायण निगम, ये ज़रायन हो गया, दया नारायण निगम ने जोश के लिए शायर आज़म, शायर शबाब, शायर फितरत और आखिर में शायर रोमान अलक़ाब का इस्तेमाल किया। एक रिसाला चलता था ज़माना नाम का, पत्रिका एक मैगज़ीन आती थी ज़माना नाम की, उसके एडिटर थे मुंशी दया नारायण निगम। उन्होंने जोश के लिए बारी बारी, जब उनकी कविताएं, जब उनकी नज़में जब पेश हुआ करती, शाया हुआ करती थी, तो उनके लिए बारी बारी इस लक़ब का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप यूँ समझ लीजिए, पहला जो लक़ब है वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने दिया था, और बाद के 4 लक़ब किसने दिए हैं? दया नारायण निगम ने ही इनको सारे लक़ब दिए हैं। तो ये था इनका पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में। अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम इन्होंने घर पर वालिद से ही हासिल की थी। अंग्रेज़ी की तालीम जोश ने घर पर ही मास्टर गोमती प्रसाद से हासिल की। यानी अरबी और फ़ारसी की तालीम तो वालिद साहब से मिली थी, अंग्रेज़ी की तालीम गोमती प्रसाद से हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए जोश ने लखनऊ, सीतापुर और सेंट पैट्रिस कॉलेज आगरा का क्या किया? सफ़र किया। अलग अलग जगह का सफ़र किया और आला तालीम तक हासिल करने के लिए जोश ने शायरी की इब्तिदा 9 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। क्यों कर दी थी 9 वर्ष की उम्र में? आजकल के हमारे 9 बच्चों को चड्डी धोने को होश नहीं होते, लेकिन उस ज़माने के शायरों में काफ़ी आला दर्जे हुआ करते, क्योंकि उनको विरासत में मिली थी सब चीज़ें। क्या मिली थी? विरासत में मिली थी। इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यही काम करती आ रही थी, तो वो एक शौक़ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने का। इसलिए 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या कर दिया था? अपनी शायरी लिखना शुरू कर दी थी। शायरी में इब्तिदा में वालिद से, उसके बाद मिर्ज़ा हादी रसवा से, उसके बाद अजीज़ लखनवी को अपना उस्ताद बनाया। यानी जब शायरी लिखने लगे तो इस्लाह लेने की जब बात आई, सबसे पहले इस्लाह लिया करते थे अपने वालिद साहब से। जब बात और अज़मत की बात पहुंची, जब बात और आगे बढ़ने की आई, तो आपने मिर्ज़ा हादी रसवा, बहुत अजीम शायर हैं, इनसे इस्लाह लेना शुरू की। और जब और आगे लिखने की बात आई तो आपने अजीज़ लखनवी को भी क्या बनाया? अपना उस्ताद बनाया। और तीनों ही बहुत अजीम शख्सियत हैं। मुलाजमत के लिए जोश ने मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली का सफ़र किया। मुलाजमत यानी नौकरी के सिलसिले में, काम धंधे के सिलसिले में आपने काफ़ी सफ़र भी किए हैं। 1916 में उनकी शादी हुई और 1916 में ही उनके वालिद की वफ़ात हो गई। अब यहाँ भी इख्तलाफ है, यहाँ भी RBSC, CBSE और अलग अलग बुक्स में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लिखेगा कि उनकी वालिद की जो वफ़ात है 1916 में नहीं बल्कि 1920 में हुई थी। इस चीज़ में इख्तलाफ है, लेकिन ऑथेंटिकन चीज़ अगर देखी जाए और काफ़ी सारा मुताला करने के बाद 1916 ही ऑथेंटिक मुझे नज़र आई है, और कहीं आपको 1920 भी मिल सकता है। 1916 में वालिद की वफ़ात के बाद कलकत्ता चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों? कलकत्ता चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। किन से हुई? रविंद्रनाथ टैगोर से हुई।
जोश उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, प्रभावित हुए, बल्कि उनकी मुलाकात के बाद शेर व अदब की तरफ माइल भी हुए। यानी इससे पहले शेर व अदब में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और था जो था, लेकिन देशभक्ति वाली जो भावना अगर जितनी ज़्यादा थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद इनके दिल में वो भावनाएं और ज़्यादा जागृत हो गई। 1924 में मुलाजमत की गरज से हैदराबाद चले गए। यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुत तर्जुमा में नाज़िर अदब के ओहदे पर फाइज हो गए और 10 बरस तक यहाँ खिदमत अंजाम दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुत तर्जुमा में नाज़िर अदब के ओहदे पर क्या हुआ, आप फाइज हुए और यहाँ 10 साल तक आपने कम से कम काम किया है। 1929 में उनका पहला शेरी मजमुआ रूह अदब शाया हुआ है। यहीं से उनको शोहरत हासिल हुई। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जोश को शोहरत कहाँ से मिली, जोश को शोहरत कब मिलना शुरू हुई थी? 1929 में किससे मिली थी? उनका जब पहला शेरी मजमुआ था रूह अदब, उसके बाद उनको क्या मिली, शोहरत मिली है। हैदराबाद से 1934 में दिल्ली चले आए और दिल्ली से रिसाला कलीम जारी किया, लेकिन माली दुश्वारियों की वजह से ये रिसाला तरक्की पसंदों के रिसाले नया अदब 1939 में जम हो गया। जम होना यानी मिक्स हो जाना, उसी में खप जाना, उसी में सम्मिलित हो जाना। उन्होंने खुद का रिसाला जारी किया था कलीम नाम से, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से, माली दुश्वारियों की वजह से, तंग हाली की वजह से इनको वो बंद करना पड़ा और आगे जाकर नया अदब, तरक्की पसंद तहरीक का जो एक रिसाला चलता था नया अदब, उसमें 1939 में क्या हो गया, जम हो गया, उसी में मिक्स हो गया। इसके साथ ही, और ना सिर्फ मिक्स किया गया, ना सिर्फ सम्मिलित किया गया, बल्कि इसके साथ ही जोश को इस रिसाले का मुदीर बना दिया गया। जोश 1941 तक इसके मुदीर भी बने रहे। ठीक है, यानी जोश को क्या किया गया, उसमें ऐड किया गया, उस रिसाले को, कलीम को इसमें ऐड कर लिया गया और साथ ही जोश ही को इसको क्या बना दिया, एडिटर बना दिया। मुदीर बनाना यानी एडिटर बना दिया, संपादक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संपादक इसको बना दिया गया और 1941 तक जोश क्या रहे, इसके मुदीर बने रहे। इसी दौरान जोश के 6 शायरी मजमुए शाया हुए। नक्शो निगार, शोला शबनम, फ़िक्र निशात, जुनून हिकमत, हरफ हिकायात, आयात व नगमात। इनके 6 क्या हैं, शायरी मजमुए हैं और 6 के नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और 21 दौरान हुआ था जब नया अदब में आपको क्या बनाया गया था, मुदीर बनाया गया था, एडिटर, संपादक बनाया गया था। रिसाला कलीम में शायाशुदा मज़ामीन 1942 में जाकर इशारात के नाम से क्या हुए, शाया हुए, प्रकाशित हुए। इसके अलावा जोश ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे, उनसे भी वाबस्ता रहे। ऑल इंडिया रेडियो उस ज़माने की बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अभी क्या है इसके बारे में, कभी ऑल इंडिया रेडियो का मैं टॉपिक बनाकर पूरा वीडियो बनाऊंगा। ऑल इंडिया रेडियो क्या चीज़ है, इसका नाम बार बार आता है, ऑल इंडिया रेडियो का क्या चीज़ है, पूरा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर अलग से, पूरा 5-10 मिनट का पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको। तो इसके अलावा जोश ऑल इंडिया रेडियो से भी क्या रहे, मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे। आज़ादी के बाद महकमा इतालियात और नशरियात, सूचना एवं प्रसारण विभाग के रिसाले आजकल के मुदीर मुकर्रर हुए। सूचना और प्रसार विभाग जो है हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद, उसका भी एक रिसाला निकलता था आजकल। क्या निकलता था, आजकल। उसके भी आप क्या रहे, मुदीर मुकर्रर हुए, मुदीर बने रहे, एडिटर बने रहे। 1948 से 1955 तक इस रिसाले की इदारत की, यानी इसके संपादकीय कार्य करते रहे। 1955 में हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इनको पद्म भूषण दिया गया। यहाँ से जोश की ज़िंदगी का दूसरा रुख शुरू होता है। 1955 में जब इनको पद्म भूषण दिया गया, यहीं से इनकी ज़िंदगी का क्या होता है, दूसरा रुख शुरू होता है। 1958 में ये हिजरत करके पाकिस्तान चले जाते हैं। 1958 में कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। वहाँ जोश को तरक्की उर्दू बोर्ड कराची में लुगत साजी का काम मिल जाता है और जोश यहाँ मुदीर आला की हैसियत से काम करते हैं, हेड एडिटर, यानी मुख्य संपादक की जो भूमिका होती है वो आपने वहाँ पर अदा की। और तरक्की उर्दू बोर्ड कराची का जो पाकिस्तान में जो है, वहाँ पर लुगत साजी, लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, तो लुगत साजी डिक्शनरी डिपार्टमेंट में आपको काम मिला वहाँ पर। हिजरत के बाद उनके 2 शायरी मजमुए और शाये हुए। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका 2 और शायरी मजमुए शाये हुए। पहले का नाम है इल्हाम व अफकार और दूसरा नुजूम जवाहर। इनके 2 क्या हैं, शायरी मजमुए हैं। इनके अलावा उनकी खुद नविश्त यादों के 12 शाये हुई और यही क्या कहा जा सकता है, इसी में नसर के अच्छे नकूश नुमायाँ होते हैं। यादों की बारात इनकी खुद नविश्त है, अपनी आप बीती है और इसी से पता लगता है कि वो बहुत अच्छे नज़्म निगार नहीं, बहुत अच्छे नसर निगार भी है। इतने खूबसूरत अल्फाजों का आपने इनमें चुना है। इनके अलावा जोश उर्दू नामा के मुदीर भी रहे हैं।
वफ़ात की बात की जाए तो कराची में 1982 में आपकी वफ़ात हुई। 1982 में आपकी क्या हो गई दोस्तों? वफ़ात होगी। कहाँ हुई? कराची यानी पाकिस्तान में आपकी वफ़ात हुई है। वफ़ात के बाद उनका गैर मतबूआ कलाम मिज़राब और महराब के नाम से शाया हुआ। मिज़राब और महराब के नाम से क्या हुआ? शाया हुआ उनकी वफ़ात के बाद। उनके आखिरी दौर की एक यादगार नज़्म हर्फ़ आखिर भी है, लेकिन ये अभी तक शाया नहीं हुई। अब बात करते हैं दोस्तों जोश के कलाम की खसूसियात। उनके कलाम में ख़ासियत क्या है, क्वालिटी क्या है? जोश एक शायर होने के अलावा एक अच्छे नस्र निगार भी हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जोश ने शायरी में गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन उनकी असल पहचान नज़्म निगार की हैसियत से ही होती है। अदब में जब भी जोश का नाम लिया जाता है तो एक नज़्म निगार की हैसियत से लिया जाता है। जोश ने इनकलाबी और रोमानी शायरी लिखी है, रोमानी रोमांस से भरपूर, इनकलाबी देशभक्ति को लेकर, जज्बे को लेकर ऐसी आपने नज़में लिखी है। लफ्ज़ों का इंतखाब कहता है चुनाव, लफ्ज़ों का चुनाव उन्होंने बड़ी खूबी के साथ किया है। इसी वजह से उनको लफ्ज़ों का बादशाह या लफ्ज़ों का जादूगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोश मलिया आबादी क्या कहा जाता है? लफ्ज़ों का बादशाह या लफ्ज़ों का जादूगर कहा जाता है। इनके कलाम में फ़ितरत की अक्कासी भी मिलती है, जिसमें उन्होंने ऐसा अंदाज़ इस्तेमाल किया है कि पढ़ने वाले के सामने पूरी तस्वीर बन जाती है। फ़ितरत की अक्कासी, अक्कासी नकल को भी कहते हैं, अक्कासी परछाई को भी कहते हैं। अक्कासी अक्स से बना है, अक्स से बना है अक्कासी, अक्स का मतलब परछाई होती है। फितरत नेचर की ऐसी परछाई, ऐसी छाप आपने छोड़ी है, इस तरह के अल्फाजों को आपने शामिल किया है, इस तरह का आपका तर्ज बयान है कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे जैसे वो हर चीज़ अपनी आंखों से देख रहा है, हर चीज़ को खुद फील करने लगता है पढ़ते पढ़ते। उनकी शायरी से अखलाकियात और सियासियात का दर्स भी मिलता है। जोश ने अपनी कौम और मुल्क को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए ललकारा है। हुब्बुल वतनी और जज्बा आज़ादी उनकी नज़मों में कसरत से नज़र आती है। जोश को अल्फाज तराकीब, इस्तिआरात और तशबीहात और पैकर तराशी पर बड़ी महारत हासिल थी। उनकी नज़मों में अल्लामा इकबाल और टैगोर का असर नुमाया है। यानी कुल मिलाकर ये है कि कौम को बेदार करने का जो काम है वो जोश मलिया आबादी की नज़मों में शामिल होता है। आपने देशभक्ति ऐसी कोट कोट कर भरी थी कि आपने अपनी नज़मों में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुरजोश के साथ आपने इस्तेमाल किया है, और वतन के आज़ाद होने के बाद भी, मुल्क के आज़ाद होने के बाद तक भी आप लिखते रहे। अगर आपको इनकी नज़में पढ़नी है तो आपने किसान आपके सिलेबस में है, किताब में आपको नज़म पढ़ा चुका हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि उनका लिखने का अंदाज़ कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है, वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब रही बात कि किसान नज़म किस हैयत में है, किसान नज़म में क्या क्या चीज़ें खासियत है, तो ये जब आपको MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे 15 नवंबर के बाद, ऑलमोस्ट 1 नवंबर या 15 नवंबर के बीच में आपके MCQ सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी, तब आपको काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड सवालों के माध्यम से आपको सभी चीज़ें क्या होगी बताई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपका होता है टॉपिक कंप्लीट। इनसे रिलेटेड, जोश मलिया आबादी की ज़िंदगी से, हालात से रिलेटेड सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, पर एक मजमूनी शक्ल में। सबसे पहले आपका नोट्स मैं मजमून की शक्ल में ही तैयार करता हूँ, उसके बाद उनसे नोट्स बनाए जाते हैं आगे जाकर। तो सबसे पहले एक मजमूनी शक्ल में तैयार किया था, तो चूँकि आपका वीडियो इतना लंबा नहीं हुआ है तो एक बार मजमूनी शक्ल भी देख लीजिए। हो सकता है इसमें ऐसी कोई चीज़ जो मैं नोट्स फॉर्म में लिखना भूल गया हूँ, तो आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। आपको इसे कंटिन्यू सुनते रहना है कि क्या बात इनकी ज़िंदगी में पेश आती है। जोश मलिया आबादी का मुख्तसर तारुफ, 2-4 पेज हैं, देख लीजिए। शब्बीर हसन खां नाम, पहले तखल्लुस करते थे, फिर जोश इख्तियार किया, नाम इनका शब्बीर हसन खां। 1998 में मलिहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद बशीर अहमद खां, बशीर तखल्लुस रखते थे, और दादा मोहम्मद अहमद खां अहमद, और परदादा फ़कीर अहमद खां गोया मारूफ शायर थे। मैं पहले बता चुका, मकबूल व मारूफ का मतलब बहुत प्रसिद्ध शायर थे, विख्यात शायर थे। इस तरह शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। उनका घराना जागीरदारों का घराना था। हर तरह का ऐश व आराम मैसर था, लेकिन आला तालीम ना पा सके। आखिरकार मुताले का शौक़ हुआ और ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया, महारत हासिल कर ली। शेर कहने लगे तो अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली। मुलाजमत की तलाश हुई तो तरह तरह के दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार दारुत तर्जुमा उस्मानिया में मुलाजमत मिल गई। कुछ मुद्दत वहाँ गुजारने के बाद दहली आए और रिसाला कलीम जारी किया। ऑल इंडिया रेडियो से भी ताल्लुक़ रहा। सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर भी मुकर्रर रहे। इसी रिसाले से वाबस्ता थे कि पाकिस्तान चले गए, वहाँ लुग़त साजी में मसरूफ़ रहे। वहीं 1982 में वफ़ात पाई। जोश ने कुछ गज़लें भी कही हैं,
लेकिन उनकी शोहरत का दारोमदार नज़मों पर है। उन्होंने तहरीक आज़ादी की हिमायत में नज़में कहीं तो उन्हें मुल्क गीर शोहरत हासिल हो गई और उन्हें शायर इनकलाब के लक़ब से याद किया जाने लगा। शायर इनकलाब कहा जाता है, याद रखिएगा आप बस। इनकी सियासी नज़मों पर तरह तरह के एतराज़ात किए गए। ख़ास तौर पर यह बात कही गई कि वो सियासी शऊर से महरूम और इनकलाब के मफ़हूम से ना आशना है, वो जानते ही नहीं इनकलाब चीज़ क्या है। इन नज़मों में खिताबत के जोश के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुश्किल है कि मुल्क में सियासी बेदारी पैदा करने और तहरीक आज़ादी को फ़रोग़ देने में जोश की नज़मों का बड़ा हिस्सा है। शायर इनकलाब के अलावा जोश की एक हैसियत शायर फ़ितरत की है। मनाज़िर फ़ितरत में जोश के लिए बेहद खुश है। वो उनकी ऐसी जीती जागती तस्वीरें खींचते हैं कि मीर अनीस की याद ताज़ा हो जाती है, जैसा आपको पहले बता चुका था इनके बारे में। खलीलुर रहमान आज़मी जोश की इनकलाबी शायरी के तो कायल नहीं, लेकिन मनाज़िर फ़ितरत की तस्वीर कशी में जोश ने जिस महारत का सबूत दिया है उसके कायल हैं। फरमाते हैं, जोश ने मनाज़िर फ़ितरत पर जिस कसरत से नज़में लिखी हैं उसकी मिसाल पूरी और उर्दू शायरी में नहीं मिलेगी। सुबह शाम, बरसात की बहार, घटा, बदली का चाँद, सावन का महीना, गंगा का घाट, ये तमाम मनाज़िर जोश की नज़मों में रक़्सा और जूला हैं। बदली का चाँद, अलबेली सुबह, ताजदार सुबह, आबशार नगमा, बरसात की चांदनी, वो जिंदा जावेद नज़में हैं जिनके सबब जोश फ़ितरत ही नहीं बल्कि पैगम्बर फ़ितरत कहलाए। जोश की तीसरी हैसियत शायर शबाब की है। शबाब की शायरी भी लिखी आपने, ऐसी बात नहीं है। वह इश्क़ मजाजी के शायर हैं और विस्ल महबूब के तलबगार हैं। विस्ल कहते हैं, विस्ल बना है विसाल से, विसाल यानी मिलन, महबूब यानी प्रेमिका कह सकते हैं, महबूब कह सकते हैं, जिससे मोहब्बत हो कह सकते हैं, उससे मिलन की आप कहें तलबगार हैं, ख्वाहिशमंद है। हिजर के मसाइब बर्दाश्त करना और उनके बस की बात नहीं। उन्हें हर अच्छी सूरत पसंद है और वो भी उस वक्त तक जब तक विसाल मैसर ना हो। मेहतरानी, मालन और जामुन वालियाँ जोश की मज़ेदार नज़में हैं। इस कबील की दूसरी नज़मों के नाम हैं उठती जवानी, जवानी के दिन, जवानी की रात, फितना खानकाह, पहली मफारकत, जवानी की आमद, जवानी का तकाज़ा। जवानी शबाब का मतलब ही जवानी का होता है, ठीक है। शबाब मतलब जवानी के दिन। जोश की शायरी में सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो चीज़ है एक दिलकश और जानदार ज़बान। जोश को ज़बान पर मुकम्मल अबूर हासिल है, महारत हासिल है। उन्हें बजा तौर पर लफ्ज़ों का बादशाह कहा गया है। मुतरन्नुम अल्फाज के इंतखाब का इन्हें बहुत सलीका है। उनके तशबीहों और इस्तिआरों में बेहद लताफत पाई जाती है। ये था जोश मलिह आबादी का दोस्तों एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। पहले मजमूनी शक्ल में लिखा गया था, बाद में उसको नोट्स में बना दिया। मैंने आपको दोनों चीज़ें ही बता दी है। इसके बाद दोस्तों आज आपके कितने हो जाते हैं, 23 पेजेस का आपका पैनल कंप्लीट होता है। अब है जोश की हयात और ख़िदमत का तफसीली जायज़ा। तफसील मतलब सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा विस्तार के साथ में बयान किया है। पर ये फाइल में क्या करूँगा आपके लिए, मैं इस PDF को टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 24 पेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं और कितने पेज हैं, 25, 26, कितने पेज हैं ऑलमोस्ट, हाँ 50 पेज हैं। कितने हैं बाकी, 25-26 पेज हैं। ये पूरे डिटेल्स के साथ जोश की ज़िंदगी की सारी बातें बहुत डिटेल के साथ उसमें बयान की गई है। आप उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हालांकि इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। यही नोट्स जो मैं आपको बना कर देता हूँ, जो वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको इससे बाहर सवाल आने वाला नहीं है। पर फिर भी मेरी ख्वाहिश रहती है कि आप चीज़ों को और ज़्यादा रिलेट करें, गहराई से समझें बातों को, है ना, ताकि आप कुछ नई चीज़ें भी सीख पाएँ। और आपके ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने के बाद ही आप रहें, मैं चाहता हूँ आप आगे और बढ़ें, सिर्फ 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक अटक कर ना रहें, आप 1st ग्रेड भी क्लियर करें, आप नेट स्लेट जाएँ, आप कॉलेज प्रोफेसर बने, आप और भी आगे जाएँ। तो आप इन चीज़ों को गहराई से सीखें, गहराई से जानें। इसलिए मैं आपको इनका कंटेंट अलग से देता हूँ ताकि आप PDF बैठ के पढ़ें उन चीज़ों को और समझें। और वीडियो अगर 2-2 घंटे के बन जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बाकी चीज़ें PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो में से कोई चीज़ नहीं जाकर समझ में ना आए, बहुत सीधी सादी चीज़ें हैं। जोश इनकलाबी शायर कहलाते हैं, शायर फ़ितरत भी कहलाते हैं, शायर रोमान भी कहलाते हैं, ठीक है। और इनको ख़ानदानी
पुश्तें इनकी क्या करती हैं, इनकी पुश्तों से इनको शायरी मिली है। इनके बाप दादा परदादा सभी क्या करते हैं, सभी के सभी शायर थे और काफ़ी अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करने के बावजूद बहुत आला तालीम हासिल नहीं की, पर फिर भी पहले हिंदुस्तान में रहे, बाद में पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे लुग़त साजी का काम किया और हिंदुस्तान की तरफ से इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। ये कुछ कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों ही आपको याद रखनी है, इनके अलावा ज़्यादा कुछ याद करने के लिए इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।